नमस्कार मित्रों, 13 जून 2025 को इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया जाता है। इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और इस कार्रवाई को नाम दिया जाता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। वहीं ईरान के द्वारा भी इस ऑपरेशन के जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया जाता है, जहां इजराइल के इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई। वहीं ईरान के द्वारा जवाबी हमले में 150 से अधिक मिसाइलों के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसमें तेल अबीब और यरूशलेम जैसे ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया जाता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई। वही बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आतुर है। मिडिल ईस्ट पूरा धुआं धुआं हो उठा है। मौजूदा समय में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हो सकता है ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो। लेकिन क्या आपको पता है, एक वक्त में ये दोनों देश बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में ऐसी क्या घटना घटी जिसमें इतने गहरे दोस्त एक बहुत ही खतरनाक विरोधी दुश्मन बन के रह गए। इजराइल की दुश्मनी के पूरा इतिहास क्या है, इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई, इन दोनों की दुश्मनी का मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, चलिए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। इजराइल में आज से 4000 साल पहले यहूदी धर्म की स्थापना हुई। इन्होंने अपना पवित्र मंदिर जेरूशलेम में बनाया था, लेकिन बाद में रोमन और ग्रीक राजाओं ने बार बार हमला करके यहाँ के यहूदी लोगों को यहाँ से भगा दिया था, जिसके बाद यहूदी लोग समय समय पर दूसरे देश में जाकर बस गए और वहां पर रहने लगे। 16वीं सदी के आते आते दुनिया के ज्यादातर यहूदी रूस और यूरोप में रहा करते थे, लेकिन 18वीं सदी में एंटीसेमिटिज्म का दौर प्रारंभ होता है, यानी यहूदी लोगों के प्रति नफरत का दौर। इस कारण यहूदी लोगों को मारा जाने लगा। जिंदा जला देना, उन्हें खुलेआम फांसी पर लटका देना, ये आम बात हो गई थी। और तो और जब जर्मनी में हिटलर की सत्ता आई तो उस समय यहूदी लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई। लोगों का नरसंहार शुरू हो गया, जिसमें लाखों यहूदी लोग मारे गए। इस कारण दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा वही पैलेस्टाइन पर, जहां पर ये 2000 साल पहले रहा करते थे, उस पैलेस्टीन की आधी जमीन यहूदी लोगों को दे दिया गया और आधी जमीन पैलेस्टाइन के लोगों को दे दी गई, ताकि दोनों सुकून के साथ रह सके। 1948 में इन यहूदी लोगों ने मिलकर इजराइल नाम का देश बनाया। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी दोस्तों कि इजराइल के आजू बाजू अगल बगल में जितने भी देश थे वे अरब देश थे, तो मुस्लिम देश थे। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में कोई यहूदी देश बने। इस कारण जिस दिन इजराइल का निर्माण हुआ उसी दिन इन 6 अरब देशों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। इजिप्ट, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान, ये 6 देश मिलकर इजराइल के साथ युद्ध किए ताकि इजराइल का निर्माण न हो सके। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने सभी 6 देशों को हरा दिया और फिलिस्तीन की जो जमीन थी उसमें से और कुछ जमीन अपने एरिया में कब्जा कर लिया और वहां पर रहने वाले लाखों फिलिस्तीनियों को वहां से भगा दिया। मतलब दोस्तों, अरब देशों के विरोध के बावजूद यहाँ पर इजराइल देश का निर्माण हो गया और कालांतर में यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, जिसमें अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों ने इजराइल को एक देश की मान्यता दी। हालांकि बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने इजराइल को देश मानने से इनकार भी कर दिया था, इजराइल को एक देश मानने से मना कर दिया था। इसमें पूरे अरब देश थे और हमारा भारत, पाकिस्तान और ईरान उस समय इजराइल को एक देश की मान्यता नहीं दिया था। अब यहाँ पर ईरान को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ईरान भी एक मुस्लिम देश है, लेकिन वह एक शिया मुस्लिम देश है। मुस्लिम में भी 2 प्रकार होते हैं, शिया और सुन्नी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और बाकी के अरब देश सुन्नी मुस्लिम देश है, इराक और यमन को छोड़कर। 1950 में ईरान के राजा हुआ करते थे रजब पहलवी। उस समय इन्होंने इजराइल को एक देश की मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि उस समय ईरान में धार्मिक लोग जैसा कहते थे वैसे ही राजा को उनके हिसाब से चलना पड़ता था। यानी धार्मिक लोग ही ईरान को चला रहे थे, राजा बस कहने मात्र का था। दूसरी ओर उस समय ईरान के पास खनिज संपदा का भंडार था, गैस था, आयल था। तो अमेरिका और ब्रिटेन की नजर इस आयल और गैस पर पड़ी। तो अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा मिलकर जो रजब पहलवी राजा थे उनसे मिलकर उनसे वार्ता किया जाता है और रजब पहलवी के द्वारा ईरान के लोगों को शांत करा दिया जाता है। वो चुपके से अमेरिका और ब्रिटेन के साथ शांति वार्ता कर लेता है, आयल और गैस का व्यापार चालू हो जाता है। अब यहाँ पर ईरान के राजा का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ दोस्ती हो गई और अमेरिका और इजराइल दोस्त थे। इस कारण ईरान ने भी इजराइल को एक देश की मान्यता दे दी।
दूसरी ओर अगर सोचा जाए तो इजराइल को भी ईरान की ज़रूरत थी, क्योंकि इन अरब देशों के बीच उन्हें एक मुस्लिम देश की ज़रूरत थी जो उनका साथ दे सके, और साथ साथ ईरान अभी अमेरिका का मित्र था। इसलिए इजराइल को एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो अमेरिका का दोस्त हो और जहाँ से ऑयल और गैस भी प्राप्त हो सके। इस कारण 1953 के बाद इजराइल और ईरान में मित्रता प्रारंभ हो गई। तो इसके बाद ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करने लगे, व्यापार करने लगे। इजराइल ने अपना दूतावास ईरान में भी बनाया था। इजराइल के सैन्य अधिकारी ईरान की सेना को ट्रेनिंग भी देते थे। इस प्रकार इजराइल के पास जो आधुनिक टेक्नोलॉजी थी उसका फायदा ईरान ने भी उठाया। 1956 में जब अरब देशों ने दोबारा इजराइल के साथ युद्ध किया, उस समय भी ईरान ने इजराइल की पूरी तरह से मदद की। दूसरी ओर इजराइल धीरे धीरे हथियार निर्माण में काफ़ी आगे बढ़ गया था और बहुत सारे देश को निर्यात करता था। इसी में ज़्यादातर हथियार वो ईरान को निर्यात किया करता था, और सामने ईरान भी ऑयल और गैस इजराइल को दिया करता था। 1967 में जब इजराइल और अरब देशों के साथ पुनः जब दोबारा यम किपुर का युद्ध हुआ था, उस समय भी ये जो अरब देश थे उन्होंने अमेरिका और इजराइल को जब तेल देने से मना कर दिया था। ये ईरान ही था जो अमेरिका और इजराइल को तेल दिया था। 1960 के दशक में जब ईरान के राजा रजब पहलवी ने अपने देश में सामाजिक सुधार किए, उस समय भी इजराइल ने उसकी काफ़ी मदद की। मतलब 1953 से 1978 तक दोनों ही देशों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी मजबूत थे। मतलब फिलिस्तीनियों के साथ जो इजराइल कर रहा था, लाखों लोगों को भगा रहा था, चाहे 1988 हो चाहे 1967 हो, बहुत सारे फिलिस्तीनी लोगों को वह अपने इजराइल देश से भगा रहा था, तब भी ईरान इसका विरोध नहीं कर रहा था। इतनी अच्छी दोस्ती थी। तो इन लोगों ने इजराइल से बदला लेने के लिए कई संगठन बनाए, जिसमें PLO है जिसे यासिर अराफत चला रहे थे। इसके बावजूद तब भी ईरान उसकी मदद नहीं करता था। इधर ईरान में धीरे धीरे आम लोगों का वहाँ के राजा के प्रति नफरत बदल रहा था, नफरत बढ़ रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे सामाजिक सुधार कर रहे थे, सांस्कृतिक सुधार कर रहे थे जो आम लोगों की पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन की मदद नहीं कर रहा था और आम लोग फिलिस्तीन की मदद करना चाहते थे। धीरे धीरे जो विरोध बढ़ रहा था, ईरान में हमेशा से धार्मिक लोगों का वर्चस्व रहा है, धार्मिक लोगों का प्रेशर रहा है। उस समय ईरान के धार्मिक के सबसे शीर्ष पद पर था अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। ईरान में इनका बहुत बड़ा नाम था, लोग इसे बड़े ही सम्मान की नज़र से देखते थे। 1960 में इसके द्वारा ईरान के राजा का विरोध करना शुरू कर दिया जाता है। उनका कहना था कि ईरान का राजा अमेरिका की गोद में बैठा है और हमारी संस्कृति को धीरे धीरे परिवर्तित करते जा रहा है, जिस कारण नए नए सुधार करते जा रहा है। इस तरह से उन्होंने राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। तो राजा इससे नाराज हुए और उन्हें 15 साल की जेल में डाल दिया। उसके बाद उनको ईरान से निर्वासित भी कर दिया गया। लेकिन वो 1978 में वापस ईरान आए, क्योंकि उस समय जो विरोध का स्वर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जगह जगह राजा का बहिष्कार किया जा रहा था, राजा का विरोध किया जा रहा था। और जब रुहुल्लाह खुमैनी यहाँ पर आए, वहाँ पर बहुत बड़ा क्रांति हो गया और इस डर से वहाँ के रजब पहलवी को अपने राजगद्दी को छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा, बीमारी का बहाना बनाकर। और यहाँ से ईरान का परिवर्तन चालू होता है। 1979 में रुहुल्लाह खुमैनी के द्वारा राजशाही डेमोक्रेसी को हटाकर एक नए इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की जाती है ईरान में। इस क्रांति ने दोस्तों ईरान को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज जो स्वरूप देख रहे हैं वो ईरान का वहीं से प्रारंभ हुआ था। जो खुमैनी थे वो पश्चिमी विचारधारा से बहुत नफरत करते, खासकर अमेरिका और यूरोप की जो विचारधारा थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सत्ता में आते ही उन्होंने बयान दिया कि अमेरिका एक महान शैतान है और इजराइल एक छोटा शैतान है। मतलब सत्ता में आते ही जो खुमैनी थे उन्होंने इजराइल के साथ सारे रिश्ते बंद कर दिए। इजराइल को जो देश की मान्यता दी थी उसको भी ख़त्म कर दिया। ईरान में जो इजराइल का एम्बेसी था उसको भी बंद कर दिया और ईरान ने फिलिस्तीनी मुद्दे को अपना मुद्दा बना दिया। और यहाँ तक जो बाकी मुस्लिम देश थे उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास किया, उनको भी एकजुट करने का प्रयास किया, ताकि फिलिस्तीनी लोगों को उनका हक वापस दिलाया जा सके। मतलब 1979 के बाद ईरान और इजराइल के रिश्तों में दरार आने प्रारंभ हो गए। लेकिन इजराइल ने इस समय भी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, वह चुपचाप शांति से देखता रहा। दूसरी ओर ईरान के जो आम लोग थे वो भी अमेरिका से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि यहाँ के ऑयल और गैस को ले जा रहे थे और उसके बदले में ईरान जस का तस था, गरीब का गरीब था। तो एक दिन क्या होता है, ईरान के आम लोगों के द्वारा जो अमेरिका की एम्बेसी थी ईरान में, वहाँ के 52 अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है
और बोला जाता है जब तक आप रजब पहलवी को ईरान में वापस नहीं करते हैं तब तक हम आपके 52 अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। इससे अमेरिका काफ़ी नाराज़ होता है। जो पहले अमेरिका ईरान का दोस्त हुआ करता था, यहाँ से उसकी दुश्मनी प्रारंभ होती है। लगभग 444 दिन इन 52 अधिकारियों को बंदी बनाकर रखा जाता है। इसी दौरान जो रजब पहलवी है उनकी कैंसर से मौत हो जाती है और बाद में अफ्रीकी देश अल्जीरिया के द्वारा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करा जाता है और 52 अधिकारियों जो 52 बंदी थे उनको वापस कर दिया जाता है। इस घटना को ईरान हॉस्टेजेस क्राइसिस कहते हैं जो 1981 में हुआ था। दूसरी ओर ईरान का जो पड़ोसी देश था इराक, वो भी डरने लगा क्योंकि ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शिया लोगों ने वहाँ पर पूरी तरह से सत्ता को परिवर्तन कर दिया और यहाँ इराक में भी शिया लोग ज़्यादा रहते थे और जो वहाँ का राजा था, वहाँ का जो शासक था वो था सद्दाम हुसैन, वो सुन्नी मुस्लिम था। इसके पहले ईरान और अमेरिका का संबंध अच्छा था। अब यहाँ पर अमेरिका उससे दूर चला गया है तो ईरान यहाँ पर अकेला हो गया है। तो इराक यहाँ पर सोचता है, सद्दाम हुसैन सोचता है कि मैं ईरान के ऊपर आक्रमण कर दूंगा, वहाँ पर आयल और जो गैस है उन पर भी मेरा अधिकार हो जाएगा। इस्लामिक क्रांति के डर के कारण 22 सितंबर 1980 को इराक के द्वारा ईरान पर आक्रमण कर दिया जाता है। इधर जो ईरान का शासक था खुमैनी, वो भी सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना चाहता था। इस कारण दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध प्रारंभ हो गया जो काफ़ी लंबे समय तक चला। अब यहाँ पर एंट्री होता है दोस्तों अमेरिका का। जहाँ ईरान और इराक का युद्ध हो रहा है तो अमेरिका आ जाता है इराक की मदद करने, क्योंकि ईरान ने उसके 52 अधिकारियों को बंदी बनाया था, तब से नाराज़ था। अब यहाँ पर वह साथ आ जाता है इराक के और इराक को ज़बरदस्त पावर मिल जाता है अमेरिका का। यहाँ पर ईरान पड़ जाता है अकेला और यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से इराक के साथ आ जाता है कि तुम ईरान को मारो, हम तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेंगे। और यहीं पर सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन भी इराक के साथ खड़े हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी डर होने लगता है कि यहाँ भी इस्लामिक क्रांति न हो जाए और जो हमारा राजशाही है वो कहीं खतरे में न पड़ जाए। इस तरह से एक तरफ इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन और कुवैत लड़ रहे थे और साथ में अमेरिका भी लड़ रहे थे और उधर था ईरान। अब यहाँ दूसरी तरफ इजराइल की तरफ जाते हैं। इजराइल ने सोचा सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट का हीरो बनना चाहता है और उनको कहीं ना कहीं ये पता चला था कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर बम बना रहा है, उसको यहाँ पर रोकना था। इतना पता था कि इराक में जो न्यूक्लियर बम के स्पेस है, न्यूक्लियर बम के जो स्थल हैं, वो ईरान को पूरी तरह से पता होगा। तो यहाँ पर इजराइल के द्वारा ये तय किया जाता है कि वह ईरान का इस युद्ध में मदद करे। अब यहाँ पर ईरान अकेला था, उसने भी सोचा कि इजराइल मेरी मदद कर रहा है तो क्यों ना मैं इसकी मदद लूँ और मुझे सद्दाम हुसैन को वैसे भी हराना है। तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी इजराइल को दे दिया जाता है और बाद में इजराइल के द्वारा उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ईरान और इराक का जो युद्ध है काफ़ी लंबा चला। 1980 से 1988 तक यह युद्ध चलता है और यूनाइटेड नेशन के कहने पर यह युद्ध खत्म होता है। यहाँ पर दोनों अपना अपना दावा प्रसिद्ध करते हैं कि ईरान अपने तरफ से बोलता है कि मैं जीत गया, इराक अपने तरफ से बोलता है कि मैं जीत गया। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल ये आ रहा होगा दोस्तों कि इजराइल ने ईरान की मदद क्यों की। इजराइल ये चाहता था कि इसी बहाने अगर मैं हथियारों की उनको सपोर्ट करता हूँ तो क्या पता ईरान का मन बदल जाए और वापस मेरा दोस्त बन जाए। और दूसरी बात, सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना था क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बना रहा था। इधर 1988 में युद्ध खत्म होता है और 1989 में जो अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी थे उनकी मौत हो जाती है और यहाँ पर एक नए लीडर आते हैं जिसका नाम है अयतुल्ला अली खमीनेई, जिसको आप अभी जानते हैं। आज तक वे ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इनकी सोच जो पुराने हमारे खुमैनी थे उसके सोच से कहीं ज़्यादा भयंकर था। ये उससे भी खतरे थे। ये तो अमेरिका और इजराइल से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और वेस्टर्न को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ये चाहते थे कि मुस्लिम जगत में ईरान सभी देशों का लीडर बने। उस समय लीडर था सऊदी अरब और सऊदी अरब से कहीं आगे निकलकर ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम जगत का लीडर बनना चाहता था। सबसे पहले ये सोचा कि शिया और सुन्नी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक किया जाए। दूसरा, इसके लिए इजराइल से भी दुश्मनी करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश थे वो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते थे, इजराइल से नफरत करते थे। क्योंकि यरूशलेम में यहूदी और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद था अल-अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट को लेकर। इस मुद्दे को लेकर सभी मुस्लिम देश एक साथ थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर इजराइल के द्वारा भगाए गए फ़िलिस्तीनियों को समर्थन करना प्रारंभ कर दिया, चाहे वो लेबनान हो, जॉर्डन हो
जहाँ पर जाके बसे थे ये शरणार्थी लोग, उनका समर्थन चालू कर दिया। इजराइल का यहाँ पर पूरी तरह से विरोध करना प्रारंभ हो गया। मतलब 1989 के बाद इन दोनों के बीच दुश्मनी चालू हो गई। अब चूंकि ईरान इजराइल के साथ डायरेक्ट नहीं लड़ सकता था, यहाँ पर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया इजराइल को नष्ट करने का, इजराइल को ख़त्म करने का एक नया तरीका अपनाया, जिसे बोला जाता है वर्तमान दौर में प्रॉक्सी वार, मतलब छुप की लड़ाई करना। आपने देखा होगा लेबनान के नीचे भाग में जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं जिनको इजराइल के द्वारा भगा दिया गया है, वहाँ पर कुछ रेबेल थे। उन रेबेल के साथ जाकर ईरान का जो खुमैनी है वो मिलते हैं, उन सभी प्रकार के औजार और शस्त्र ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं ताकि इजराइल के ऊपर आक्रमण किया जा सके। इधर फिलिस्तीन में जो विद्रोही थे हमास का भी उनको पूरी तरह से मदद करते हैं, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे हथियार हो, सभी प्रकार उपलब्ध कराते थे। और तीसरा जो एक प्रॉक्सी था यमन में जो रिबेल थे हुती, उनका मदद प्रारंभ करना चालू कर देते ताकि हुती के द्वारा इजराइल को पीछे से मारा जा सके। और साथ साथ हुती का प्रयोग अमेरिका के जो एम्बेसी हैं, अमेरिका के जो मददगार हैं, उनका विरोध भी करना बहुत जरूरी है। प्रॉक्सी वार का सहयोग लिया जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट इजराइल से लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल उस समय परमाणु संपन्न देश था और ईरान एक परमाणु संपन्न देश नहीं था। मतलब इस प्रॉक्सी वार में ईरान के द्वारा लेबनान का जो हिजबुल्लाह था उनको सपोर्ट करना, फिलिस्तीन में हमास को सपोर्ट करना और यमन में हुती को सपोर्ट करना, तीनों तरफ से इजराइल को घेर कर मारने का प्लान था। क्योंकि ईरान उसके साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर था। साल 2006 में इजराइल और लेबनान का युद्ध हुआ ताकि लेबनान में उपस्थित जो हिजबुल्लाह संगठन थे उसको मारा जा सके। फिर इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में स्थित हमास पर भी आक्रमण किया 2006 में ताकि वहां पर हमास को ख़त्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर भी ईरान के द्वारा उसे सैन्य सहायता, सैन्य मदद दिया जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर क्लियर है कि ईरान इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर डायरेक्ट हमला करता तो उसके साथ युद्ध में जीत नहीं सकता था, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर था और वो कभी भी ईरान के ऊपर आक्रमण कर सकता था। यहाँ पर ईरान सोचता है मैं भी क्यों ना न्यूक्लियर पावर बनूं, और यहाँ पर वह तैयारी प्रारंभ कर देता है और उस समय उसकी मदद करता है नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर ईरान परमाणु संपन्न बनता है तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा, इसलिए बार बार हमेशा इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर आक्रमण किया जाता है, उसके वैज्ञानिकों को मारा जाता है, उसके कमांडर को मारा जाता है। जब जब यूरेनियम इनरिचमेंट करने का प्रयास किया जाता है और आगे बढ़ता है, तब तक ईरान को हमला करके उसके वैज्ञानिक, उसके कमांडर, उसके सपोर्टर, उसके टेक्नीशियन सभी को धीरे धीरे करके इजराइल मार रहा है। और इसके बाद 2012 से ईरान के द्वारा इस हमलों का जवाब भी देने लगा। इसी बीच 2018 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा ईरान के कुछ खुफिया दस्तावेजों को चुरा लिया जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि ईरान के द्वारा चुपके से यूरेनियम का इनरिचमेंट बढ़ाया जा रहा है। वह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को धोखा देकर अपने इनरिचमेंट को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यहाँ पर इजराइल के द्वारा अमेरिका को सूचना दिया जाता है। तब 2018 में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा जाता है। अब ऐसे में 2023 से ही ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे संगठनों को हथियार देना प्रारंभ कर देता है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सैन्य मदद देना प्रारंभ कर देता है। दूसरी ओर जैसे आप लोग जानते हैं अमेरिका और इजराइल काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एक तरफ से मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से कंट्रोल चाहते हैं और इसमें रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, वो भी चाहते हैं कि ईरान के पास एक परमाणु हथियार हो ताकि मिडिल ईस्ट में एक बैलेंस बन सके। अभी केवल इजराइल के पास परमाणु हथियार है और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा तो मिडिल ईस्ट में एक प्रकार से संतुलन बैठ सकता है। दोस्तों अभी जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, इसी का ही परिणाम है। अब यहाँ आगे युद्ध में क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा यह युद्ध और बढ़ सकता है। इधर रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया अगर आते हैं तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। ज़्यादा अच्छा है कि सीज फायर हो जाए और दोनों देश शांत रहें, लेकिन दोनों देश मान नहीं रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।